देखिए न्यायपालिका, आपको पता है ये भारत सरकार जो है, सरकार को क्या एक कार्यपालिका होता है। और वैसे भी जो भारतीय संसद में शासन के 3 अंग बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो 3 यानी शासन के अंग, कहीं भी जाइए, चाहे आप क्षेत्र स्तर पर जाइए, चाहे राज्य स्तर पर जाइए, चाहे केंद्र स्तर पर जाइए, तो कहीं भी शासन होगा तो 3 चीज़ तो जरूर होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना, यानी विधि का निर्माण करना। भाई इतना बड़ा देश चलेगा तो उसके लिए नियम कानून होना चाहिए कि नहीं? अगर सोचिए नियम कानून ना हो तो क्या देश चलेगा? सब अपने मन से चलेंगे। जैसे मान चलिए, अभी सिंपल सी बात है, अभी आप लोग बिहार पुलिस दरोगा या कोई चीज़ भरिएगा तो उसका एक नियम है कि नहीं? भाई इतना एलिजिबिलिटी होना चाहिए, इतना हाइट होना चाहिए, इतना जंप करना चाहिए, इतना रिटेन में आना चाहिए, इतना क्वालिफिकेशन चाहिए, इतना एज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो सिलेक्शन कैसे होगा बताइए? कोई जाके दौड़ जाएगा, 5 साल का बच्चा भी, 90 साल का बूढ़ा भी, वो भी पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? एक क्राइटेरिया चाहिए कि नहीं? तो नियम कानून हर जगह चलता है। तो केंद्र स्तर पे जो कानून बनता है वो क्या कहते हैं? विधायिका। और ये जो कानून बना है इसको लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका का। ठीक है, हाँ, न्यायपालिका का काम करना है कि जो विधायिका जो कानून बनाया है, इस कानून से किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है, किसी व्यक्ति को दिक्कत होता है कि नहीं होता, ये चेक करना है। यानी कानून सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायपालिका की। तो ये 3 चीज़ आप जानते हैं। और अगर आपसे सिंपल पूछा जाए एक शब्द, न्याय किसे कहते हैं बताइए? न्याय क्या होता है? भाई न्यायपालिका पढ़े हैं, न्याय तो सिंपल शब्द है। तो अगर पूछा जाए तो न्याय परिभाषा, जिससे दोषी को सजा और निर्दोष के साथ इंसाफ। चलिए आप ये एक पक्ष बताएं। न्याय का कई सारा पक्ष होता है। न्याय का एक ही अर्थ होता है भेदभाव को समाप्त करना। जैसे न्याय मतलब भेदभाव को समाप्त करना। ठीक है, जैसे आपने जो क्या कहा, दोषी को सजा देना, निर्दोष को छोड़ना, तो भाई ये तो भेदभाव समाप्त कर रहा है। जो क्रिमिनल और जो निर्दोष है दोनों में भेदभाव कर रहा है कि नहीं? है कि नहीं? और क्रिमिनल को एक सजा दिया जाए ताकि आप अलग है। जो भेदभाव, जैसे मान चलिए सिंपल सी बात है, जैसे आप कोई क्राइम नहीं किए, अगर आपके साथ सजा दे रहा है, आपके साथ भेदभाव हो रहा है, या तो जाति के नाम पे हो रहा है या किसी नाम पे हो रहा है, तो उसको दूर करना है ना। उसी तरह सामाजिक न्याय होता है, समाज में सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, सबका भेदभाव समाप्त करना है। कोई ना उच्च होगा, ना निम्न होगा, ना गोरा होगा, ना काला होगा, है कि नहीं? तो चाहे महिला हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, ये सब के साथ क्या होगा? समान व्यवहार होगा। उसी तरह आर्थिक न्याय भी होता है, क्योंकि आपने क्या भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय बात की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आर्थिक न्याय कहने का मतलब है देश के संपत्ति पे सबका अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं बराबर अधिकार होना चाहिए। कहने मतलब अगर अमीर लोग पैसा कमा रहा है तो अमीर की जिम्मेदारी बनती है गरीबों को भी देखिए। सरकार की जिम्मेदारी है गरीबों के लिए, उसके उत्थान के लिए काम करे, जैसे रोजगार उपलब्ध कराए या उसके बिजनेस के लिए लोन दे, सस्ते दर पे लोन दे, खेती के लिए पैसा दे, सस्ते दर पे ब्याज दे, है कि नहीं? ताकि इससे क्या होगा, जो उसको कहते हैं आर्थिक न्याय। जैसे मान लीजिए आप किसान हैं, लेकिन आपके पास जो है बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए या बिजली बिल देने के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार आपको सस्ते दर पर ऋण देती है ताकि आप भी खेती करें, खेती से जो पैसा है तो आपका इनकम बढ़े। तो ये हो गया आर्थिक न्याय। जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा दे करके उसको आगे बढ़ाना है। सामाजिक न्याय, समाज में भेदभाव को समाप्त करना है। कोई जाति पात नहीं, कोई धर्म नहीं, केवल जो आपका काम के आधार पर ही आपको तय किया जाएगा। अगर आपका काम अच्छा है तो आप आगे हैं, अगर आपका काम बेकार है, अगर आप मतलब चोरी डकैती ये सब कर रहे हैं तो आप साथ भेदभाव किया जा सकता है, यानी जाति के नाम पर नहीं होगा। तो न्याय का अगर कोई पूछे एक लाइन में तो बताइए कि न्याय मतलब भेदभाव को समाप्त करना।
लेकिन यहाँ जो हम लोग न्यायपालिका की बात करें, यहाँ भी सेम टू सेम वही शब्द है। न्यायपालिका का काम है भारत के किसी भी नागरिक को नुकसान होने से बचाना, चाहे वो नुकसान कोई भी करता हो, चाहे वो सरकार करता हो या एक नागरिक दूसरे नागरिक का नुकसान करता हो। जैसे मान चाहिए अभी हम पढ़ा रहे, आज चले गए, कोई पंखा लेके चला गया, तो ये मेरा नुकसान कर रहा है कि नहीं, इसको बचाने की जिम्मेदारी भी न्यायपालिका की है कि नहीं। तो हर तरह से याद रखिएगा, बस एक लाइन रखिएगा, न्याय मतलब भेदभाव को समाप्त करना, ठीक है। एक दूसरा शब्द आपको बार बार आएगा, प्राकृतिक न्याय, क्योंकि ये पॉलिटी में शब्द का ही अर्थ है। अगर शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा। प्राकृतिक न्याय क्या होता है? अच्छा, गाँव में कभी पंचायती देखे हैं? कैसे होता है पंचायती? मान चलिएगा आपको पंच बना दिया है, सरपंच आप है, आपको बुलाया गया पंचायती के लिए, आप क्या कीजिएगा बताइए? अरे ये तो सबसे छोटा सा पद है सरपंच का। आपको किसी पक्ष ने बुलाया, तो चलिए मेरा ज़मीन पे विवाद हो गया, ज़मीन पे जो है इधर उधर हो रहा है, वो कह रहा है वो ज़्यादा है, हम कह रहे हैं मेरा ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर आप वहाँ पहुँचे तो आप न्याय कैसे देंगे? क्या सरपंच आपका काम है न्याय? क्योंकि सबसे निचले स्तर पर न्यायाधीश तो वही है ना। जैसे देश के स्तर पे है सर्वोच्च न्यायालय, राज्य के स्तर पे है उच्च न्यायालय, जिला स्तर पे जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय है, लेकिन ग्राम स्तर पे तो सरपंच ही हुआ ना जज। तो अगर आप जज है तो आप कैसे फैसला सुनाइएगा, क्या कीजिएगा? पहले उसके बाद हाँ, जब दोनों पक्ष से पूछा जाता है उसी को कहते हैं प्राकृतिक न्याय। अब ऐसा नहीं कुछ सरपंच ऐसा होता है आप बुला के लाए तो ये मेरा वोटर है, इसी पर इसी पक्ष में फैसला दे दे, वो प्राकृतिक न्याय नहीं हुआ। प्राकृतिक न्याय का मतलब है आप निष्पक्ष रहिए, दोनों पक्ष यानी जो आपको बुलाए, जो पीड़ित है और जिसने उसको पीड़ित किया है, तो दोनों का पक्ष सुनिए, इसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। जैसे मान के चलिए सिंपल सी बात है, कोई एक व्यक्ति गया, उसका सर फटा हुआ, यहाँ से यहाँ फटा हुआ है, आपको बुलाने गया, आप सीधे दूसरे व्यक्ति पे केस कर दिए, ये नहीं होता है। आप ये भी तो देखिए वो क्यों मारा है उसको, है नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 लाठी खाया, इसका सर नहीं फूटा, इसका एक ही लाठी में सर फट गया, है नहीं। कभी कभी ये भी होता है जैसे पैसा छीन के, मोबाइल छीन के भाग रहे थे, उस कंडीशन में पकड़ के मारे। या ऐसा भी होता है आपको बंदूक सटा दिया हो, आप डर से उल्टा कोई जो हाथ होता है वही आपके सर पे चढ़ा दिए, कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि भाई जो संविधान में ये भी कहा गया, आपको सबसे पहला अधिकार अपने शरीर की रक्षा कीजिए। ऐसा नहीं है जब कोई हमको गोली मारा चुपचाप खड़ा होकर देखते रहे, ऐसा कभी हो सकता है? भाई हम तो बचने के लिए करेंगे ही ना अपना उपाय। तो प्राकृतिक न्याय मतलब होता है जब दोनों पक्षों को सुन के जो फैसला होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक न्याय। ये केवल कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में होता है, लेकिन गांव स्तर पे ये नहीं होता है। गांव स्तर पे जाति आधारित फैसला होता है, वोट आधारित फैसला। ये मेरे यहाँ वोट दिया है, पता चला इस वार्ड से हमको एक भी वोट नहीं मिला, उसी वार्ड को उसके लोग का जो फैसला हुआ है सब विरोध में लड़ाना ही काम होता है कि नहीं। तो याद रखिए, न्याय मतलब भेदभाव को समाप्त करना, और प्राकृतिक न्याय मतलब दोनों पक्षों को सुनने के बाद तब निर्णय लेना, ये क्या कहलाता है? प्राकृतिक न्याय। ये तो चलिए बेसिक चीज़ है जो आपको जानना है, कि जब तक यही नहीं जानेंगे तो ये कैसे जानिएगा। अब देखिए आते हैं हम लोग मूल संविधान पे। आपको पता है भारत में क्या क्या संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई है? संसदीय शासन प्रणाली, इसका मतलब क्या था? केंद्र स्तर पे विधायिका अलग था, राज्य स्तर पर अलग था। यानी केंद्र स्तर पर विधायिका था उसे क्या कहते थे? संसद। और राज्य स्तर पर विधायिका होता था उसे क्या कहते थे? विधान मंडल। केंद्र का कार्यपालिका भी अलग था, केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब आते थे, और राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल ये सब आते थे। लेकिन जब बात हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो भारत में क्या है? भारत में एकल न्यायपालिका है। कहने का मतलब न्याय व्यवस्था में संसदीय शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। यानी भारत में पूरे देश में एक ही तरह से कानून चलता है। ऐसा नहीं है बिहार के लिए अलग कानून होगा
और झारखंड के लिए अलग कानून होगा, केरल के लिए अलग कानून होगा, ऐसा है। अगर मौत की सज़ा दफ़ा 302 है, अब तो बदल गया है, तो सब जगह वही कंडीशन होगा, है कि नहीं। लेकिन राज्य में क्या था, विधायिका में राज्य का अपना अलग कानून। देखिए बिहार में शराबबंदी है, झारखंड में चल रहा है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो विधायिका और कार्यपालिका जो है राज्य का केंद्र का अलग अलग हो सकता है, लेकिन न्यायपालिका क्या है, जो न्यायिक व्यवस्था है वो केंद्र और राज्य सबका एक ही जैसे है। तो भारत में क्या है, एकल न्यायपालिका है, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट है तो पूरे भारत में उसका चलेगा राज, है कि नहीं। अगर हाई कोर्ट भी है तो कहने एक छोटे से राज्य का, लेकिन वो हाई कोर्ट भी फैसला लेता है, सबको ध्यान लेता है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय बनाया है उसी के आधार पर फैसला होता है, राज्य का अपना अलग नहीं है। ऐसा नहीं है जो हाई कोर्ट का दर हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। विधायिका में कभी कभी हो जाता है, विधायिका अपना अलग कानून बना देता है। जैसे मान चलिए शराबबंदी को लीजिए, भारत में शराब चल रहा है, बिहार ने बंद कर दिया, इसका अपना व्यक्तिगत मामला था शराब। लेकिन ऐसा थोड़ा कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को ये काट देगा, हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, क्यों कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। तो भारत का एकल न्यायपालिका को अपनाया गया है, और इसका जो स्तर है तो सबसे ऊपर में कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं उच्चतम न्यायालय। यानी भारत में एकल न्यायपालिका है, और इसका जो चरण है तो सबसे ऊपर, यानी पूरे भारत के लिए जो हेड है वो है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। इसके नीचे उच्च न्यायालय, कौन है, उच्च न्यायालय। इसके नीचे जिला अधीनस्थ न्यायालय, यानी भारत में जो है न्यायिक व्यवस्था एकल है, और एक सीरीज में जो सबसे ऊपर है वो है सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे है, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी दिल्ली में जो पूरे भारत के लिए चलता है। उच्च न्यायालय है, राज्य में अपना अपना उच्च न्यायालय है, अभी टोटल 25 उच्च न्यायालय है। तो कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं या कुछ केंद्र शासित ऐसे हैं जिसके कॉमन न्यायालय है, जो हम लोग आगे देखेंगे। और सबसे नीचे होता है अधीनस्थ न्यायालय, जो जिला स्तर पे होता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखते हैं ना, ये आएगा, मुंसिफ न्यायाधीश आएगा, अनुमंडल स्तर पे आएगा, उसके बाद सरपंच वंश सब इसी में आ जाता है अधीनस्थ में। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का जो न्यायपालिका है वो एकल न्यायपालिका है, ठीक है, ठीक है, एकल दोहरी न्यायपालिका नहीं। ऐसा नहीं है जो बिहार के लिए अलग कानून है और उत्तर प्रदेश के लिए अलग कानून है। तो कहने को हाई कोर्ट है, क्योंकि इतना ज़्यादा जनसंख्या इसलिए टुकड़ों में बांट दिया गया, लेकिन जो कानून उत्तर प्रदेश में चलता है वही कानून आपको बिहार में भी चलेगा। जैसे मान के चलिए कोई लूटपाट करता है या बलात्कार ही है, तो बलात्कार के लिए जो सज़ा है, जो उत्तर प्रदेश में सज़ा है, वही सज़ा बिहार में भी है। नहीं, पूरे भारत के कोने कोने में वही सज़ा होगा। हाँ, भले आप ये कहे सर हाई कोर्ट तो यहाँ का अलग है, तो अलग है, इतने करोड़ 140 करोड़ आबादी है, तो एक दो हाई कोर्ट संभाल नहीं सकता है, इसीलिए हाई कोर्ट ज़्यादा है, लेकिन कानून एक ही है, इसीलिए इसको कहते हैं एकल न्यायपालिका। और भारत के स्तर पे सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। और अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक है। किसकी चर्चा? सर्वोच्च न्यायालय की। यदि भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर के 148 तक, 147 तक किसकी चर्चा है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च कहिए या उच्चतम न्यायालय कीजिए, यानी ये भारत के पूरे क्षेत्र पे इसका राज, इसका कानून चलता है। अब इसका गठन कैसे होता है, कितने अध्यक्ष, कितने न्यायाधीश होते हैं, फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होती है, इसके अलावा न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने का होता है, उसका एलिजिबिलिटी यानी अर्हता क्या होती है, उसके कार्य क्या है, इस सब की चर्चा हम लोग करेंगे। और टोटल चर्चा तो आपको पता ही है, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं
सर्वोच्च न्यायालय का गठन की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 124 के 1 में। इसमें क्या लिखा है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की चर्चा किसमें है? तो 100। देखिए याद रखिएगा, कुछ कुछ अनुच्छेद आपको हमेशा याद रखना है। जैसे अभी तक तो देख ही रहे थे, संस्था में सर्वोच्च न्यायालय का, भारतीय चुनाव आयोग का कितने में है? शनिवार को बताए थे 324। उसके बाद कैग का, कैग यानी भारत के लेखा नियंत्रण परीक्षक, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इससे सीधे सीधी पूछ देता है। और खासकर वनडे एग्जाम तो सबसे ज़्यादा पूछता है। वनडे एग्जाम मतलब जैसे दरोगा हो गया, पीटी किसी का एग्जाम हो गया, ये सब पूछ देता है। तो आपको ये हमेशा याद रखिएगा, अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा आप लोगों से डीप नहीं पूछा जाता है। पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय। देखिए सवाल कि अगर आप नॉर्मल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिससे मान लीजिए SSC GD दे रहे हैं, फिर बिहार दरोगा या ये सब दे रहे हैं, तो उसमें आपसे पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा किसमें है, ऐसे करके। जब वो आप UPSC और BPSC का बड़े स्तर पर देते हैं, खासकर UPSC पे, तो वहाँ आपको कार्यों से पूछ देता है, जो उसके चयन की प्रक्रिया क्या है। 4-5 ऑप्शन दे देगा, कौन इसमें सही है, एक सही है, दोनों सही है, ऐसे करके। सब आसान है, बस कॉन्सेप्ट वो पूछता है। वो कॉन्सेप्ट पूछता है और ये फैक्ट पूछता है, केवल सूचना पूछता है, कितने जज है, फिर कितने हाई कोर्ट, इस टाइप का सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इसलिए फोकस आपको करना है इस सब चीज़ पे। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किसमें है? 124 के। देखिए जब संविधान बना था, तो यानी मूल संविधान में, जब मूल संविधान बना था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट कितने जज थे? 8 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे? 8 न्यायाधीश, जिसमें से एक था मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। यानी जब संविधान बना था तो उस संविधान में सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को जो बना था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? 8 जज थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जज मुख्य न्यायाधीश होगा उसे क्या कहते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसको हम लोग ये नहीं कहते सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसको कहा जाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, मूल संविधान में 8 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। और भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। अभी वर्तमान में कितने हैं? अभी वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है और 32 अन्य न्यायाधीश हैं। तो टोटल कितने न्यायाधीश हो गए? 33। और अधिकतम कितने रह सकते हैं? 34। अभी के हिसाब से अधिकतम कितने न्यायाधीश रह सकते हैं? 34 न्यायाधीश रह सकते हैं, लेकिन है कितना? 33 ही है। यानी मैक्सिमम 34 रह सकता है, लेकिन अभी कितना है? 33 है। यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 32 अन्य न्यायाधीश। क्या 34 से बढ़ सकता है या घट सकता है? बताइए। बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन इसकी शक्ति किसके पास है? बस संसद में तो सब कुछ हो सकता है ना। यानी मुख्य सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद चाहे तो 34 से बढ़ा, पर देखिए 8 से बढ़ा के 34 तक ले आया कि नहीं? घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा अनुच्छेद 124 के 1 में है गठन का। मूल संविधान में 8 न्यायाधीश थे और वर्तमान कितने न्यायाधीश हैं? 33 न्यायाधीश है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? भारत का
मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। ये करने का अधिकार केवल संसद को। अगर संसद कहे तो कहने मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला करके है, कोई एक नहीं कर सकता, क्योंकि संसद शब्द ही तीनों से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा, संसद के पास यह शक्ति है कि न्यायाधीशों की संख्या को घटा और बढ़ा सकता है, लेकिन याद रखिएगा किसी भी कंडीशन में 7 से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 7 न्यायाधीश तो होना ही चाहिए। भले आप 10 रखिए, 12 रखिए, 15 रखिए, 30 रखिए, लेकिन 7 से नीचे नहीं जाना है। क्लियर है? तो अभी के हिसाब से कम से कम 7 हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 34 हो सकते हैं। लेकिन वो कहने के लिए 7 तो बहुत कम हो जाएगा कि इतना जनसंख्या बढ़ गया है, इतना कोर्ट केस बढ़ चुका है, तो ये 7 लोग संभाल नहीं पाएंगे, है कि नहीं? इसीलिए 7 से नीचे नहीं जाना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय का जो नियुक्ति होता है वो कैसे होता है, इसके लिए आपको याद रखिएगा एक चर्चा, ये बार-बार सवाल पूछा जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग कॉलेजियम व्यवस्था। तो ये तो एक लाइन याद लिख दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्याय उच्च न्यायालय हो, हम आगे भी देखेंगे, उसके न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? कॉलेजियम व्यवस्था के तहत। ये पहला पॉइंट आपको यही मिल जाएगा। अब कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम में 5 जज को रखा जाता है, 5 जजों को नियुक्त किया जाता है। तो 5 जज मिलकर के कॉलेजियम बनाता है। इस 5 जज में एक मुख्य न्यायाधीश भी होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होगा, है कि नहीं? अब ये क्या करेंगे, अगर जज की नियुक्ति करना है तो ये पांचों मिलकर के जो एक जज को चुनेंगे, और ये जज को चुनने के बाद किसके पास भेज देते हैं? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं और वो जज बन जाता है। यानी इसमें विधायिका का कोई रोल नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्यों देखिए, कई बार विवाद भी हुआ है, जज खुद अपने ही जजों की नियुक्ति करता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए अभी ये कोर्ट है, हमें 2 जज की ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि 2 जज यहाँ रिटायर कर गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी कोर्ट में से 5 लोग चुन लेंगे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश भी होगा। और वो क्या करेगा, नए कुछ जो जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसको देखते हुए भी हम बताएंगे, उसमें से एक जज को या 2 जज को नियुक्त करेंगे, और वो कहाँ भेजेंगे? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसको साइन कर देते हैं और जजों की नियुक्ति हो जाती है। इसे कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। अब इसको लेकर के सरकार और न्यायपालिका में हमेशा बहस चलता है। ठीक है, सरकार का कहना है भाई जब आप नियुक्ति करते हैं तो इसमें सरकार का भी योगदान होना चाहिए। एक सरकार की तरफ से भी कोई होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए या कोई और मंत्री होना चाहिए, विपक्ष का भी होना चाहिए, ताकि भेदभाव को रोका जा सके, क्योंकि न्यायपालिका में सबसे बड़ा काम है भेदभाव का ही। और आप यहाँ देखिए ये लोग करते क्या है, अपने ही किसी जान पहचान के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं, है कि नहीं? ये उस पर आरोप लगते आया है, सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगते आया है, जो अपने परिवार के लोगों को नियुक्त कर देते हैं, है कि नहीं? तो ये चीज़ समस्या आती है, कभी कभी ऐसा होता भी है। ठीक है, लेकिन इसका कहना, न्यायपालिका का कहना है, अगर न्यायपालिका में भी अगर सरकार हस्तक्षेप करने लगे तो फिर ये स्वतंत्र कैसे रहा? जब सरकार खुद न्यायपालिका न्यायाधीश चुनने लगे तो फिर जांच कैसे करे? जैसे मान चलिए आप गांव के मुखिया, छोटे से समझिए, आप ही सरपंच बन गए, यानी आप ही सरपंच को नियुक्त करें, तो जिस व्यक्ति को आप सरपंच बनाएंगे तो वो तो आपके अधीन हो गया ना, तो फिर आपकी जांच वो कैसे करेगा? उसको भी लगा अरे यही हमको सरपंच बनाए थे, है कि नहीं, इसके खिलाफ जाएंगे कैसे, क्या तक अगला बार नहीं बना? होता है कि नहीं, एक लगाव हो जाता है कि नहीं? तो इनका कहना है अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर सरकार का हाथ होगा तो सरकार अपने हिसाब से आदमी यहाँ भेज देगा, तो फिर सरकार के काम की जांच कैसे करेगा वो? तो इसीलिए इनका कहना है कॉलेजियम व्यवस्था इसलिए चल रहा है
ताकि सरकार का नियंत्रण इस पर ना हो। इनका दुरुपयोग होता है अलग बात है, लेकिन इससे ये फायदा ही होता है तो सरकारी हस्तक्षेप से ये दूर रहता है। तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की संख्या किसके आधार पर होती है? कॉलेजियम व्यवस्था में 5 लोगों का एक टीम बनता है जिसको कहते हैं कॉलेजियम, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा। वो चुन करके न्यायाधीश का एक लिस्ट भेज देते हैं राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। तो इसका अर्थ है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो चलिए अभी बता ही देते हैं। एक सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी कॉलेजियम, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। बताइए। क्यों कॉलेजियम क्यों नहीं लगा है? कॉलेजियम तो भेजता है, चुनता तो राष्ट्रपति। बस कॉलेजियम लिस्ट एक देता है और उसमें नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। सवाल अगर आए न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। हाँ, कॉलेजियम काम का लिख करके भेज देते हैं। जैसे मान चलिए अभी इसी कोचिंग को स्टाफ होगा, जो भी खर्चा होगा खर्चा का लिस्ट वो बनाएगा, मेरे पास भेजेगा और हम साइन करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा ना। तो इस मतलब खर्चा को क्या कहते हैं? देने वाला करने वाला तो हम हुए ना। तो यहाँ भी कॉलेजियम व्यवस्था में क्या है? हाँ, ये तरीका है। अगर ये पूछा जाए न्यायाधीश की नियुक्ति किस व्यवस्था के तहत होती है? कॉलेजियम व्यवस्था। और कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये चीज। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब ये तो सिस्टम हो गया, तो बस सिंपल सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होती है और नियुक्ति करते कौन है? राष्ट्रपति। अब चुनाव जो जाएगा वो किस आधार पर चुना जाएगा? क्या क्या क्वालिटी चाहिए, क्या अर्हता चाहिए? और उसे देखिए तो 1973 से क्या सिस्टम चला आ रहा है, जो सबसे सीनियर होता है ना उसी को भेज दिया जाता है, उसी का लिस्ट में नाम दे दिया जाता है। जैसे मान चलिए अभी जो एलिजिबिलिटी है उसको पूरा करने के बाद मेरे पास 40 जजों का लिस्ट है। अब उस 40 जजों में हमको एक जज चुनना है, तो जो उसमें सबसे सीनियर होगा उसका नाम भेज दिया जाता है। ठीक है। कार्यकाल, उम्र यहाँ सीनियर मतलब नहीं है, यहाँ होता है कार्यकाल। आप ये से एज ज़्यादा है, अब खुद सोचिए, एक सिंपल सी बात है। जैसे अभी जैसे हम लोग का अभी 37-38 साल एज हो रहा है, अभी हम बीपीएससी पास करें और कोई लड़का 22 साल में बीपीएससी पास किया हो, उसका उम्र 35 साल हो, तो वो तो हमसे एज भी तो छोटा ही रहेगा ना। नहीं, पोस्ट में तो 10 साल का अनुभव उसको हो गया। ठीक है। और अब आपको कोई बड़ा अधिकारी चुनना है हम में, उसमें तो आप किसको चुनिएगा? उस तक उसको 10 साल का अनुभव है और हमको 0 साल का अनुभव है। तो यहाँ सीनियरिटी उम्र के हिसाब से नहीं, आप कितना साल न्यायाधीश के तौर पर रहें या वकील के तौर पर रहें, उसके सीनियरिटी, उम्र का सीनियरिटी यहाँ नहीं रखा जाता है। यहाँ उसका आपका कार्य का अनुभव उसके आधार पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो गया सर्वोच्च नियुक्ति। अब क्या है? न्यायाधीशों के लिए अर्हता, यानी सर्वोच्च न्यायालय के, देखिए सुप्रीम कोर्ट पर 80 में समझिएगा, ज़्यादातर यही यूज होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हता। अर्हता मतलब जो क्या चाहिए। तो देखिए इसका जो अर्हता होता है, सबसे पहले देखिए जितने भी हाईकोर्ट हैं, चाहे वो एक हाईकोर्ट में हो या 2 हाईकोर्ट में है, कम से कम 5 वर्ष तक उसको न्यायाधीश तक होना चाहिए। 5 वर्ष न्यायाधीश बना हुआ होना चाहिए, चाहे वो एक कोर्ट में बना हो। जैसे मान के ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति पटना हाईकोर्ट में 8 साल रह गया तो एलिजिबल हो गया। अब कोई व्यक्ति पटना हाईकोर्ट में 3 साल रहा है और 2 साल रहा है झारखंड हाईकोर्ट में, तो वो भी तो 5 साल पूरा हो गया ना। यानी 5 साल तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, चाहे वो एक कोर्ट में हो या एक से अधिक कोर्ट में। तो पहला कंडीशन तो यही हो गया, कम से कम 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
के रूप में कार्य किया हो, चाहे वो एक में हो या एक से अधिक में, तो उसमें नियुक्त हो सकते हैं। दूसरा क्या है, क्या है, कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत की हो, यानी वकील का काम क्या हो वो भी बन सकता है। ठीक है, यानी चीफ जस्टिस बनने के लिए, जस्टिस बनने के लिए आपको हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश का अनुभव हो, चाहे वो एक हाई कोर्ट में हो या एक से अधिक हाई कोर्ट में, या 10 वर्ष का वकालत किया हो। जैसे देखिए, जब आप लोग वकील कोई बनता है तो वकील बनने के बाद उस व्यक्ति को बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप कोर्ट चले गए, क्या आप बहस कर लीजिएगा? उसने भी नहीं देगा आपको। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे समझिए, लाइसेंस जो आप लोग गाड़ी चलाते हैं, बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाना सही है? अब वहाँ जाइएगा, बार काउंसिल ऑफ, जैसे इंडिया का होता है बार काउंसिल, बिहार का हर कोर्ट का अपना बार काउंसिल होता है। अब उस बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराइए। अब उस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तभी से आपका वो अनुभव गिना जाएगा। तब अगर आप 10 साल तक उच्च न्यायालय में, चाहे एक उच्च न्यायालय हो या 10 उच्च न्यायालय कहीं भी किए हो, तो 10 साल का अनुभव अगर है तो तब आप एलिजिबल बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए। ठीक है, तो ये 2 आपको अनुभव होना चाहिए। अब इसमें चलिए पता चला हमको 20 लोग मिल गया, अब 20 में 20 ही क्वालिफाई है, तब देखेंगे कौन 5 साल से रहा है, कौन 10 साल रहा है जज, उसके आधार पे जो ज़्यादा समय तक रहेगा उसको बनाया जाएगा। क्लियर है? तो नियुक्ति होती है कॉलेजियम व्यवस्था, और नियुक्ति के लिए अर्हता क्या चाहिए? आप कम से कम उच्च न्यायालय का जज होना चाहिए 5 वर्ष, या 10 वर्ष तक वकालत की होनी चाहिए। क्लियर है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है तो कब तक होता है? 65 वर्ष तक। यानी जब आपका 65 वर्ष होगा उसके बाद आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रह सकते। इसके कब बनेंगे वो हम बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कब तक रह सकते हैं? 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को 58 साल में बना दिया गया तो 65 वर्ष तक रहेगा, है कि नहीं? सब ऐसे जनरली 57, 58, 60 साल के बाद ही बनता है, लेकिन कभी कभी 57, 58 साल में ही बन जाता है। तो कब तक अपने पद पर रहेगा? 65 वर्ष से। 65 वर्ष के भी नियुक्त होता है, वो हम आपको बताएंगे कब नियुक्त, किस कंडीशन में नियुक्त होता है। लेकिन अगर नॉर्मली पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 वर्ष का। दूसरा क्या है? ये तो वो है। अब दूसरा क्या? वह खुद से त्यागपत्र देकर, किसको? खुद से राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है, पद छोड़ सकता है। तो यहाँ किसी को काम करने के लिए बंदिश नहीं है। जैसे मान लीजिए आप ही लोग स्टूडेंट हैं, अगर आप यहाँ छोड़ के चले जाइएगा तो क्या हम जबरदस्ती खींच के थोड़ा ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं ना। लेकिन हम छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम तब तक छोड़ के नहीं जा सकते जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। अगर आपने पैसा पेड किया है तो सिलेबस कंप्लीट करना मेरा जिम्मेदारी है। हाँ, जब हम सिलेबस कंप्लीट कर दे तो हम आराम से छोड़ के जा सकते हैं, फिर हमको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, 65 वर्ष तक तो आप न्यायाधीश बने रह सकते हैं, लेकिन आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कल के क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे जो कदाचार, जब भी आपने कहा सर उस पर केस कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया, वो हम कल देखेंगे। यहाँ बस एक चीज़ और यहाँ इधर से अलग से जोड़ दीजिएगा, जो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है ये किसके समक्ष शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष
यानी जब सुप्रीम कोर्ट का जज बनेंगे तो भाई शपथ तो सबको लेना पड़ता है, तो शपथ कहाँ लेते हैं? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, ठीक है। और जो न्यायाधीश का कार्यकाल क्या है? 65 वर्ष की आयु या खुद से त्यागपत्र दे करके हट सकता है। बाकी हटाने का विधि क्या है, वेतन क्या है, उसके बाद उसका कार्य क्या है, ये हम लोग कल देखेंगे। तो पहले यहाँ लिख लीजिए, ठीक है।